So we'll revise the concept of polarization once again and then we'll go ahead with next topic. तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज पोलराइजेशन. तो बिफोर यू गो अहेड यू मस्ट नो व्हाट इज पोलराइजेशन. और पोलराइजेशन से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट. बाय नाउ यू नो व्हाट इज लाइट. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो आपको याद होगा, ऑब्वियसली यू शुड रिमेम्बर, यहाँ पे तीन डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. So let us consider we have a wave which is propagating along x direction. हमारे पास एक मतलब सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है which is traveling along positive direction of x axis. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है इन एक्स वाई प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस है इन एक्स जेड प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो यहाँ पे दो प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट. वन प्लेन इज द प्लेन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग विच इज वर्टिकल, लेट अस से. अदर प्लेन इज अ प्लेन इन विच वाइब्रेटिंग इन विच यू हैव मैग्नेटिक फील्ड विच इज वाइब्रेटिंग, लेट अस से हॉरिजॉन्टल प्लेन. और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इस सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिस ब्लू कलर्ड वाइब्रेशन दे आर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन. और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज एम्पलीट्यूड. दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड, इसको डिनोट करेंगे विद सफिक्स 0. तो B0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिनोट करेंगे हम लोग E0 से. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मेनी सच वेव्स टुगेदर. तो पोलराइजेशन क्या है ये समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कंसीडर करो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कंसीडर करो. ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं लाइट ये वर्ड यूज करता हूँ तो लाइट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेव्स कमिंग टुगेदर. हर एक फोटोन का, हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होगा ऐसा तो नहीं होता. यू हैव डिफरेंट वेव्स वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो अगर हम मोर देन वन वेव को कंसिडर कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट मोर देन वन वेव, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कौन सा वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का है. दैट इज व्हाई पोलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को ही कंसिडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. या तो आप मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो, या इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो, मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दो. नाउ एज यू कैन सी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें यू हैव वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन. अ प्लेन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. A plane in which electric field oscillates is called as plane of vibration, and a plane perpendicular to the plane of vibration is plane of polarization. तो यहाँ पे दो important planes है. You have a plane in which electric field oscillates, that is called as plane of vibration, and you have another plane in which you have magnetic field which is vibrating. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एक और प्लेन परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर प्लेन को बोलते हो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करूंगा मैं. तो ऐसा नहीं है कि उसमें वाइब्रेशंस नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस है, लेकिन कौन से हैं? मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस है. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसको बोलते हो द प्लेन इन विच
the plane in which electric field oscillates is known as plane of vibration, and the plane perpendicular to plane of vibration is called as plane of polarization. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस का प्लेन कौन है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये सिंगल वेव की बात हो गई। अगर हमारे पास कोई भी लाइट का सोर्स होगा, बी इट अ पॉइंट सोर्स, बी इट एक्सटेंडेड सोर्स लाइक लीनियर सोर्स या फिर सनलाइट, तो कोई भी लाइट का सोर्स सिंगल फोटोन सिंगल वेव तो इमिट करता नहीं है, इट इमिट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेव टुगेदर। तो हो सकता है कि एक वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है, दूसरे वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कोई और है, तीसरे का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कोई और है, किसी और वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कोई और है। तो ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स is known as unpolarized light, a light in which the vibrations of electric field are in all possible planes or are in all possible directions is known as unpolarized light. इसको आप बोलते हो यूपीएल। तो यूपीएल मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब इस लाइट में वाइब्रेशंस, किसके वाइब्रेशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर एक प्लेन में है। अगर somehow by some method हम देखेंगे, इफ बाय सम मेथड हम बाकी सारे वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर दे और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस को अलाउ करे, तो दिस लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। और एक टाइप का लाइट होता है जिसमें फॉर एग्जांपल जब आप यूपीएल दिखाते हो तो यूपीएल में जितने भी वाइब्रेशन के डायरेक्शंस थे उन सारे के सारे डायरेक्शंस में नंबर ऑफ वाइब्रेशन सेम है। फॉर एग्जांपल जितना वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशंस है, फॉर एग्जांपल 100 वाइब्रेशंस, उतने ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है 100, उतने ही साइड वाइज है 100। तो यूपीएल में क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ऑल द प्लेन्स आर सेम। और पीपीएल में क्या होता है कि एक ही प्लेन में वाइब्रेशन है, बाकी में वाइब्रेशन नहीं है। बट यू ऑल्सो हैव अ लाइट इन विच एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन ज्यादा है, so there is a plane in which you have more vibrations and there are planes in which you have vibrations but less number of vibrations. इसको बोलते हैं partially polarized light। क्या बोलते हैं इसको? partially polarized light, a light in which the vibrations of electric field are dominant in a particular plane, dominant मतलब ज्यादा होना, while the other planes have less number of vibrations, such light is called as partially polarized. तो इसका नोटेशन है स्टार, इसका नोटेशन है स्टार विथ वन डायरेक्शन elongated, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन दिखाते हो, यूपीएल, partially polarized एंड पीपीएल। यूपीएल में डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, मतलब यहाँ पे हर एक प्लेन में वाइब्रेशंस है, यहाँ पे एक ही प्लेन में वाइब्रेशन है, यहाँ पे एक प्लेन में ज्यादा वाइब्रेशन है, बाकी में कम है। पोलराइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन मतलब क्या? अगर मैं सारे के सारे वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर दूं, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशन को अलाउ करूं, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हमें इस टॉपिक में वी वांट टू सी हाउ टू कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमको अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। टोटल 4 मेथड्स है। एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, एक है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, एक है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, और एक है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। आपके सिलेबस में सिर्फ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है और पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस, एंड पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी आपको डिटेल में स्टडी नहीं करना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ऐसा होता है, डन। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, और एक आएगा लॉ ऑफ मालूस। तो ये 2 लॉज आपके लिए रिलेवेंट है, ओनली 2 लॉज एंड वेरी सिंपल लॉज। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और इसमें हमको एक ही लॉ देखना है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स लॉ।
कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। यहाँ पे नाम में ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट। और जब जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है मिरर। यहाँ पे मिरर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं है, उसका भी रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मिरर अगर है तो मिरर लाइट को पास नहीं होने देता। इट डज नॉट ट्रांसमिट लाइट, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम। तो फिर अगर ट्रांसमिशन हो नहीं रहा है, लाइट इंसिडेंट हुआ था कौन सा, अनपोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए हमको प्लेन पोलराइज्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो फिर बाकी के डायरेक्शंस थे जिसमें वाइब्रेशन हो रहा था, वो बाकी के वाइब्रेशन गए कहाँ पे फिर? दैट इज व्हाई यू कैन नॉट हैव अ मिरर हियर, यू नीड टू हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, यू हैव अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पे एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ, और हमको ऑलरेडी पता है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पे इसका हो गया पार्शियल रिफ्लेक्शन और इसका हो गया पार्शियल रिफ्रैक्शन। देन दिस इज नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो इंसिडेंट लाइट था, ये लाइट एक्चुअली है अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब इसमें वाइब्रेशन होने चाहिए, इसमें वाइब्रेशन होने चाहिए इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे ये जो अनपोलराइज्ड लाइट था, इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड, वाइब्रेशन एक्चुअली हर एक डायरेक्शन में, लेकिन हम दो ही वाइब्रेशन दिखाएंगे। वी विल शो ओनली टू प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वाइब्रेशन नहीं है। एक हम दिखाएंगे इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब इन द प्लेन ऑफ पेपर, और एक दिखाएंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड आल्सो दे आर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस है दे आर आल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो डॉट मतलब क्या, वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और ये स्ट्रेट लाइन मतलब दे आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब होता क्या है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, अगर ये लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ये जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे 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 फाइनली एक एंगल ऐसा आता है जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में एक ही कंपोनेंट जाएगा, और कौन सा कंपोनेंट जाता है, परपेंडिकुलर। तो एट दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो फिर बाकी कंपोनेंट्स कहाँ गए, बाकी कंपोनेंट्स कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड बीम में गए। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स कहाँ जाएंगे फिर, रिफ्रैक्टेड बीम में। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट हैव मिरर हियर, क्योंकि बाकी के वाइब्रेशंस कहीं तो जाने चाहिए। रिफ्लेक्टेड बीम प्लेन पोलराइज हुआ, लेकिन इंसिडेंट बीम अनपोलराइज था। तो अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज होना मतलब प्लेन पोलराइज में एक ही कंपोनेंट है, तो बाकी कंपोनेंट कहाँ जाएंगे, दे विल गो इनटू रिफ्रैक्टेड बीम। बट देन क्वेश्चन इज, फिर हमने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्यों बोला, फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन भी हो सकता है ना, रिफ्रैक्टेड बीम शुड आल्सो बी पोलराइज्ड। बट जस्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये जो इंसिडेंट लाइट था, इसमें पैरेलल कंपोनेंट्स 100 थे, इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी 100 थे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, राइट। एक्चुअली 100 नहीं होता है, बिलियंस होते हैं वो, राइट। देन 100 एंड 100। अब रिफ्लेक्टेड बीम में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो 50 गए, 50 गए, बाकी 50 कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड में गए। और पूरे के पूरे पैरेलल कहाँ गए, रिफ्रैक्टेड में गए। तो रिफ्रैक्टेड में सारे के सारे पैरेलल तो है ही, एडिशनली कुछ कंपोनेंट्स किसके, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के कंपोनेंट्स भी रिफ्रैक्टेड में है। तो रिफ्रैक्टेड बीम कौन सा है, partially polarized. So refracted beam is partially polarized and reflected beam is plane polarized.
और ये जिस एंगल पे होता है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर पोलराइजिंग एंगल आईपी। इसी एंगल को और एक नाम है ब्रूस्टर्स एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी, लेकिन आपके नोट्स में लिखा है थीटा बी। थीटा बी इज ब्रूस्टर्स एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the reflected light is plane polarized is called as angle of polarization or polarizing angle or Brewster's angle। अब मैं यहाँ पे आईपी क्यों लिख रहा हूँ, मैं थीटा बी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हायर लेवल फिजिक्स में हर जगह पे वहां पे आईपी लिखा है। तो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या इंजीनियरिंग में जब देखोगे तब वहां पे आईपी यूज होगा। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आईपी और थीटा भी एक ही है, उसका ही नाम ब्रूस्टर्स एंगल है, उसी का नाम एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, उसी का नाम पोलराइजिंग एंगल भी है। तो रिमेंबर ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही होता है, बाकी किसी एंगल पे, बाकी आप कोई भी एंगल ले लो, ग्लास के लिए इसका वैल्यू आता है 56 डिग्री के आसपास, बाकी आप कोई भी एंगल ले लो, यू कैन टेक 40 डिग्री, यू कैन टेक 70 डिग्री, यू कैन टेक 13 डिग्री, 15 डिग्री। उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बीम में पैरेलल वाइब्रेशंस भी आ जाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड बीम में सिर्फ परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस नहीं होंगे, दैट इज द आइडिया। यहाँ तक क्लियर? तो polarization by reflection is only possible when the light, unpolarized light, is incident at a particular angle of incidence, and for this particular angle of incidence the reflected beam has only vibrations which are perpendicular to the plane of board, and hence the reflected light is nothing but plane polarized light, while the refracted light is partially polarized light। and ये रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज एग्जैक्टली होगा कब, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सीखा था, दोनों ही यहाँ पे अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल क्या है, आईपी है, और ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को बुक में लिखा है थीटा आर, वेयर थीटा आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर? देन हमको दिख रहा है यहाँ पे टोटल एंगल कितना है, ये 180। तो ये एंगल कितना है, 180। सो यू हैव आईपी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180। Therefore, R equal to 180 minus 90 minus IP. Therefore, R equal to 90 minus IP. ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस IP। हमने सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यूज किया, इन विच यू हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड द रिफ्लेक्शन इज इन सेम मीडियम। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का लॉ यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, फॉर एग्जांपल मान लो ये मीडियम नंबर 1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम नंबर 2 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो बाय स्नेल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 R is 90 minus IP। Therefore, from equation number 1 and 2, you have μ1 sin IP equal to μ2 sin of R, where sin of R क्या था, 90 minus IP। What is sin of 90 minus theta? Cos theta। Therefore, μ1 sin IP equal to μ2 cos of IP। Therefore, sin IP upon cos IP मतलब tan IP इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो आपको मिल गया यहाँ से tan IP इक्वल टू μ2 बाय μ1। लेकिन अगर आपको याद होगा तो μ2 बाय μ1 को आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको आप बोलते हो ब्रूस्टर्स लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना होगा ब्रूस्टर्स लॉ, तो आप ऐसा बोल सकते हो, टेंजेंट ऑफ, किसका टेंजेंट है ये, एंगल ऑफ पोलराइजेशन का। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैं वापस बता रहा हूँ,
अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना है या स्टेटमेंट लिखना है, लेट अस से हमको स्टेटमेंट लिखना है ब्रूस्टर्स लॉ का, ऐसा आ गया क्वेश्चन 1 मार्क का, स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ, फिर क्या बोलोगे? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन is equal to relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अब ये मीडियम कौन सा, जहां से आपको रिफ्लेक्टेड लाइट क्या मिला, पोलराइज मिला, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन is equal to relative refractive index of medium 2 with respect to 1 from the surface from which the reflected light is plane polarized light. तो ये हो गया उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो नोट्स में नहीं है क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ आप ऐसा ही बोल सकते हो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डन. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रूस्टर्स लॉ. तो टेक अवे पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हमने यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन किया है वो हमने ऑब्टेन किया है बाय रिफ्लेक्शन मेथड, और ये होता है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड है, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड है. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम इस पे क्वेश्चन आता है. अब नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. इतना ही है इसमें, दैट्स इट. दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्रूस्टर्स लॉ. अब अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मालूस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज मालूस लॉ. अब मालूस लॉ को मैंने एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दिया है, उसका जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही मैंने आपको नोट्स में दिया है. लॉ ऑफ मालूस समझने से पहले लेट अस हैव अ लुक एट समथिंग एल्स. हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, तो वी हैव अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब वाइब्रेशंस ऑफ दिस लाइट आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स. एंड देन अगर हमने इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक क्रिस्टल से पास कर दिया, सम क्रिस्टल, दिस सम मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मलाइन क्रिस्टल, और भी एक तरीके का होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी होता है ये. तो इसमें मैं बाद में आता हूँ. लेट अस टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. थोड़ा सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं. इमेजिन वी हैव अ स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग का एक एंड दीवार पे बांध के रखा है, दूसरा आई एम होल्डिंग इट इन माई हैंड, एंड नाउ आई स्टार्ट वाइब्रेटिंग दिस स्ट्रिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, राइट. तो ये जो वेव है, ये कौन से टाइप का वेव है? अनपोलराइज्ड वेव है. ये लाइट नहीं है, ये मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है. So this mechanical transverse wave is unpolarized wave because vibrations of the wave are in all possible planes. हर एक प्लेन में है. Imagine हमने एक छोटा सा विंडो रख दिया, उस वेव के पाथ में एक छोटा सा विंडो रख दिया हमने, स्मॉल वेरी नैरो ओपनिंग, वेरी स्मॉल विंडो. तो अब क्या होगा? अब एक ही वाइब्रेशन पास होगा, कौन सा? जो उस विंडो को पैरेलल है. बाकी के सारे वाइब्रेशन हो जाएंगे ब्लॉक. इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो व्हेन यू सिलेक्टिवली ब्लॉक some vibration and you allow only one vibration to pass through, this method of producing plane polarized light is known as selective absorption. तो ये जो मेथड है इसको बोलते हो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड. उसी का एनालॉजी यहाँ पे है. हमारे पास ऐसे कुछ क्रिस्टल्स है जिसमें देयर आर टू एक्सिस, एक है मैग्नेटिक एक्सिस, एक है इलेक्ट्रिक एक्सिस. मैंने पोलराइजेशन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि हम कौन से वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन. तो ये जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक एक्सिस है उस क्रिस्टल का. तो जब उस क्रिस्टल में से लाइट पास होगा, अनपोलराइज्ड लाइट पास होगा, तो बाकी सारे के सारे वाइब्रेशन हो जाएंगे ब्लॉक. सिर्फ एक ही वाइब्रेशन पास हो पाएगा जो उसके इलेक्ट्रिक एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल होगा. So in this case, we have obtained plane polarized light by method called as selective absorption. तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट एक क्रिस्टल में से पास होगा, उस केस में से सिर्फ एक वाइब्रेशन अलाउ होता है, बाकी सारे के सारे हो जाते हैं ब्लॉक, राइट. सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब बोल सकते हो. तो अनपोलराइज्ड लाइट का कन्वर्जन हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट में. जिस क्रिस्टल ने
जिस क्रिस्टल ने यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट कर दिया उसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजर। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड द प्रॉब्लम हियर इज, सपोज मैं यहाँ पे एक लक्स मीटर यूज करता हूँ। लक्स मीटर मतलब अ मीटर विच मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज लक्स मीटर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस क्रिस्टल को मैं कैसे भी रोटेट करूं, मैं इसको कैसे भी रखूंगा, तो भी कम से कम एक वाइब्रेशन तो पास होना ही है, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस वेयर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो मिनिमम वन वाइब्रेशन विल पास थ्रू। कौन सा वाइब्रेशन पास होगा? जो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक एक्सिस को पैरेलल हो वो पास होगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ये आपने आपने इस पोलराइजर को कौन से ओरिएंटेशन में रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट ओरिएंटेशन, आप इसको कैसे भी रखो, यहाँ पे कम से कम एक वाइब्रेशन आने ही वाला है। मतलब यहाँ का इंटेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आप इस पोलराइजर को रोटेट करते जाओ, यहाँ पे इंटेंसिटी मेजर करते जाओ, व्हाट यू विल फाइंड इज कि इंटेंसिटी इन दिस केस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन द सेम एवरी टाइम। तो फिर हमको पता कैसे लगेगा कि लाइट प्लेन पोलराइज हुआ कि नहीं? क्योंकि यूपीएल और पीपीएल में एक डिफरेंस है इंटेंसिटी का। अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और तो इसलिए तो सनग्लासेस पहनते हैं ना हम लोग, इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है और प्लेन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कम होता है। लेकिन हमारे पास जो लाइट पहुंचा वो तो डायरेक्टली प्लेन पोलराइज था। फिर हमको पता कैसे चलेगा कि सच में प्लेन पोलराइज था कि नहीं? हमने पोलराइजर को रोटेट करके देखा तो हर बार यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिल रहा है? सेम। और अगर डायरेक्टली मेरे पास अनपोलराइज लाइट आता तो उस केस में भी इंटेंसिटी क्या होता? सेम। तो इंटेंसिटी चाहे वो प्लेन पोलराइज लाइट हो या अनपोलराइज लाइट हो, वो तो सेम रहने वाला है। देन वी कैनॉट से एनीथिंग, हम बोल नहीं सकते कि लाइट सच में प्लेन पोलराइज हुआ कि नहीं। तो लाइट प्लेन पोलराइज अगर हुआ है तो फिर समझेगा कैसे? तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस के लिए और एक क्रिस्टल यूज कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन क्रिस्टल वी यूज टू क्रिस्टल। पहले क्रिस्टल का काम क्या है? यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट क्रिस्टल, इसलिए तो पोलराइजर बोला ना, ये काम क्या कर रहा है? पोलराइजेशन का काम कर रहा है। लेकिन लाइट सच में प्लेन पोलराइज हुआ कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक और क्रिस्टल यूज करते हैं और हम उससे करते हैं एनालिसिस। इसके लिए क्या बोलते हैं उसको? एनालाइजर। अब वेरी इंटरेस्टिंग, सपोज ये जो ब्लू पेन मेरे हाथ में है ये एक्सिस ऑफ पोलराइजर है और ये एक्सिस ऑफ एनालाइजर है। अगर ये पोलराइजर और एनालाइजर का एक्सिस दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये जो वाइब्रेशन पोलराइजर से पास होके आया था यही एनालाइजर से भी पास हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी मुझे मिलेगा सेम। बट देन दोनों में से एक को फिक्स रख के मैं दूसरे को रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पोलराइजर को फिक्स कर दिया और एनालाइजर को मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री, इसका एक्सिस 90 डिग्री होने का मतलब पता है क्या होता है? इसका एक्सिस 90 डिग्री होने का मतलब होता है कि अब लाइट पास ही नहीं हो पाएगा, जीरो इंटेंसिटी। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो डोर है, मान लो ये एक्सिस है किसका? एनालाइजर का। एंड इमेजिन मी, मैं ये प्लेन पोलराइज लाइट हूँ, मैं जब तक इस डोर को पैरेलल हूँ आई कैन पास थ्रू, करेक्ट? अब मैं ऐसे सो के जा रहा हूँ बाहर, जा पाऊंगा क्या? अनलेस आई एम अ स्नेक फ्लेक्सिबल टू मूव, राइट? तो आई विल हैव टू बेसिकली मेक श्योर कि me as a polarized light has to be parallel to this small window which is called as axis of analyzer। तो होता क्या है, जब तक दोनों एक्सिस पैरेलल है 0 डिग्री, लाइट मतलब कौन सा लाइट? ये लाइट पास हो गया। अब आपने रोटेट करना स्टार्ट किया, जैसे रोटेट कर रहे हो इंटेंसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, 90 डिग्री पे 0 हो गया। तो 0 से 90 इंटेंसिटी डिक्रीजेस। फिर वापस से आप रोटेट कर रहे हो, 90 से कहाँ जा रहे हो? 180, 180 पे आ गए तो वापस से क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो 90 डिग्री से लेके 180 तक क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी है। फिर 180 से 270 वापस से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, वापस क्या हो गया? 0 हो गया।
180 से 270 सॉरी 270 से 360 तक वापस से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 0 डिग्री जब एंगल होगा, किस में एंगल होगा, एक्सिस ऑफ पोलराइजर में और एक्सिस ऑफ एनालाइजर में। सिर्फ वो नोट्स में एक्सिस के यहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइजर बोला है और प्लेन ऑफ एनालाइजर बोला है, एक ही बात है। प्लेन ऑफ पोलराइजर मतलब एक्सिस ऑफ पोलराइजर, प्लेन ऑफ एनालाइजर मतलब एक्सिस ऑफ एनालाइजर इज द सेम थिंग। तो जब तक दोनों में एंगल 0 है, मैक्सिमम लाइट कैन पास, एंगल हो गया 90, नो लाइट कैन पास, मतलब 0 से 90 में इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, 90 से 180 में वापस से इंक्रीजिंग, 180 से 270 में डिक्रीजिंग, 270 से 360 में वापस से इंक्रीजिंग। अब इसको हम लोग एक लॉ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मालूस। तो ये जो वेरिएशंस है ना, किसके वेरिएशंस है, इंटेंसिटी के जो वेरिएशंस है, ये जो इंटेंसिटी के वेरिएशंस है, ये इंटेंसिटी के वेरिएशंस भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मालूस। अब लॉ ऑफ मालूस हमको बताता क्या है, लॉ ऑफ मालूस टेल्स अस दैट, अच्छे से सुन लेना, सिंपल स्टेटमेंट है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर, मतलब एनालाइजर से बाहर आने वाला लाइट, उसका इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of cosine of angle between the axis of polarizer and the axis of analyzer। सिर्फ वहां पे बोला है plane of polarizer and plane of analyzer, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है वो। तो इंटेंसिटी किसका, इंटेंसिटी किसका, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम, कहां से बाहर आ रहा है, एनालाइजर से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर is directly proportional to square of cosine of angle between the plane or axis of polarizer and the plane or axis of analyzer। This is law of Malus, simple, a law of Malus। यहाँ तक क्लियर। तो इंटेंसिटी कहाँ पे मेजर कर रहे हो, एनालाइजर के बाद, is proportional to square of cos of theta, where theta is the angle between axis of polarizer and axis of analyzer। So can we prove this by some simple method? Yes, you can prove। अब कैसे प्रूव करोगे, पहले तो अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इमेजिन ये हमारे पास एक एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ये कौन सा एक्सिस है, पोलराइजर, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजर है। मान लो ये एक्सिस ऑफ एनालाइजर है, दिस इज एक्सिस ऑफ एनालाइजर, और दिस इज एक्सिस ऑफ पोलराइजर। जब तक दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, जब तक दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो भी एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। या तो आप एम्पलीट्यूड की बात करो या फिर आप इंटेंसिटी की बात करो। तो जो भी लाइट का एम्पलीट्यूड पोलराइजर में से पास होगा, वही किस में से पास होगा, जब तक ये दोनों क्या है, पैरेलल है। लेकिन द मोमेंट यू हैव एंगल बिटवीन दीज टू, तो हो सकता है ये दोनों पैरेलल नहीं है, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा। तो दोनों में एक एंगल बन गया, सम एंगल थीटा। ये क्या था, ये एम्पलीट्यूड था A0। अब डेफिनेटली क्योंकि दोनों का एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो एम्पलीट्यूड तो पास हो नहीं सकता, मतलब यहाँ से लाइट पूरा का पूरा तो पास हो नहीं सकता। तो जब ऐसा होता है तो इसलिए हम वेक्टर्स सीखते हैं। आपको पता है वेक्टर्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कॉस कंपोनेंट, और कॉस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर होता है साइन कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट है फिर, A0 साइन थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट है, A0 कॉस थीटा। अब आप डायग्राम देख के मुझे बता दो कि एनालाइजर में से कौन सा कंपोनेंट पास होगा, A0 कॉस थीटा पास होगा, सिंपल। मतलब एनालाइजर के बाहर हमको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा ना, लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर will have amplitude as A0 cos theta, लेकिन intensity is directly proportional to
ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर इटसेल्फ इज ए जीरो कॉस थीटा, तो देयरफॉर I is proportional to a0 square cos square theta. Therefore I is directly proportional to cos square theta. Hence proved. यही तो law of Malus बोल रहा है ना. This is what law of Malus is telling you. Intensity of light emerging from analyzer is directly proportional to square of cosine of angle between the axis of analyzer and the axis of polarizer. तो हमने क्या किया बेसिकली, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं थे, तो अब ये जो लाइट पास हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट जो पोलराइजर से पास हुआ, इसके पास कुछ इंटेंसिटी, मतलब इसके पास कुछ एम्पलीट्यूड है। अब ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड एनालाइजर से पास तब होगा जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे को पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो पूरा एम्पलीट्यूड तो पास नहीं होगा। फिर कितना पास होगा, तो फिर कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो हमने कर लिए कंपोनेंट। फिर जो कंपोनेंट एनालाइजर एक्सिस के डायरेक्शन में है वो पास होगा, और जो उसको परपेंडिकुलर है वो पास नहीं होगा। वो क्या होगा, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, ब्लॉक हो जाएगा वो। तो कौन ब्लॉक हो गया, a0 sin थीटा। कौन पास हो गया, a0 cos थीटा। लेकिन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये a0 cos थीटा का स्क्वायर, मतलब a0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। हो गया लॉ ऑफ मालूस प्रूव, राइट। अब बिफोर वी गो अहेड टू सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टॉपिक था, एक सिंपल सी चीज याद रखना, हमने यहाँ पे बात की है इंटेंसिटी एमर्जिंग फ्रॉम, कहां से आया इंटेंसिटी, एमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी विच इज पासिंग थ्रू पोलराइजर, सेम नहीं होता है, दैट इज द थिंग, हाफ होता है। अगर ये I0 है तो ये I0/2 होता है। ये I0/2 क्यों होता है, उसका भी रीजन है। देखो ऐसा है, अल्टीमेटली है वही, इज द सेम थिंग कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है वही, करेक्ट। लेकिन हमारे पास उस केस में एक एंगल था डिफाइन करने के लिए, एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे तो आप जैसे भी रोटेट करोगे, जैसे भी रोटेट करोगे एक कंपोनेंट पास होगा। अभी मुझे बताओ, जस्ट सिंपल सा एग्जांपल, जब हमको पक्का पता नहीं कि ये वैल्यू आने वाली है, फॉर एग्जांपल अभी आपने कल टेस्ट दिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको ये पता है कि आपका स्कोर 10 से 15 के बीच में आएगा, यू डोंट नो कि एग्जैक्टली 12 है कि 13 है, फिर क्या करते हो, एवरेज लेते हो। फिर ये एवरेज ही है, हमको पता नहीं ना कौन सा कंपोनेंट पास होगा, कोई तो एक होगा, एग्जैक्टली कौन सा होगा पता नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम ही मिल रहा है, तुम इसको कैसे भी रख दो। फिर तुमने एक्चुअली किया एवरेज। तो जिनका मैथ्स है उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए कोसाइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, 1/2 हाफ। तो ये हाफ कहाँ से आया पता है, ये एवरेज से आया, हमने एवरेजिंग किया है। ये कौन सा कंपोनेंट पास होगा पता नहीं, हम बोलेंगे कोई तो एक होगा, तो एवरेज करोगे, तो एवरेज करने के बाद एक कम आपको मिल जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज मिलता है हाफ, इसलिए क्या आ गया, हाफ। तो ये हाफ ऐसे ही नहीं आया है, दिस हाफ इज बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स दैट द एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर इज हाफ, राइट। तो पहली बार जब लाइट पोलराइजर से पास होगा, पहली बार, क्योंकि सब हमारे पास एंगल्स नहीं है ना डिफाइन करने के लिए, पहले ही पास हुआ, एनालाइजर तो था ही नहीं तब तक, तो फिर क्या बोलोगे, हाफ इंटेंसिटी। फिर सेकेंड टाइम जब पास होगा तब लॉ ऑफ मालूस लगेगा, तो पहली बार कभी भी लॉ ऑफ मालूस लगता नहीं है। लॉ ऑफ मालूस के लिए कम से कम कितने चाहिए, 2। अगर इतना क्लियर है तो नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, तो डोंट बी इन हरी टू टेक आउट योर बुक्स, पहले समझ लो क्वेश्चन को। Unpolarized light of intensity I0 is made to pass through 3 polarizers P1, P2 and P3 successively. The polarization axis of P2 makes an angle of θ1 with that of P1, while that of P3 makes an angle θ2 with that of P2. What will be the intensity of light coming out of P3? अब पहले क्वेश्चन पूरा सुन लो, समझ लो, बाद में ही लिखना शुरू करना। हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट था, जैसे अनपोलराइज्ड लाइट, और हमारे पास 3 पोलराइजर थे, तो वी हैव 3 पोलराइजर्स, तो वी हैव 3 पोलराइजर्स।
ये है पहला पोलराइजर P1, ये है दूसरा पोलराइजर P2, एंड देन यू हैव थर्ड पोलराइजर P3. अब ये जो पोलराइजर है इसको नाम दे देते हैं. दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3. लेट अस से जो पहला पोलराइजर है P1, उसका ये एक्सिस है. P2 पोलराइजर का ये एक्सिस है. P1 और P2 के एक्सिस में एंगल कितना बोला है? θ1 है. और लेट से P3 का ये एक्सिस है. P2 और P3 में एंगल कितना है? θ2. तो ये हो गया एक्सिस ऑफ P1, ये हो गया एक्सिस ऑफ P2. इन दोनों में एंगल है θ1. ये P1, ये P2. then you have this axis over here. ये आ गया आपका θ2. this is the angle between P2 and P3. तो ऐसा है केस. हमको पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम थर्ड पोलराइजर, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है ये पूछा है. अब सबसे पहले आई टोल्ड यू कि जब पहली बार लाइट यहाँ से पास होगा, वैसे अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना था? I0. तो ये कितना होगा? I0/2. इसको बोल देंगे I1. यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा? I2 is proportional to cos square θ1. लॉ ऑफ मालूस. फिलहाल तीसरा पोलराइजर छोड़ दो ना, सिर्फ दो ही दो, P1 एंड P2. क्या था लॉ ऑफ मालूस? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर. जब तुम्हारे पास दो पोलराइजर थे तो दोनों में एंगल कितना है? θ1. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मालूस व्हाट इज I2? प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर θ1. यहाँ तक क्लियर? अब जब आप यहाँ की बात कर रहे हो तो इट इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर θ2. उस केस में पहला छोड़ दो. उस केस में आपके पास ये दो एनालाइजर है तो क्या आएगा? I3 इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर θ2. अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये जेईई नीट का 2-3-4 क्वेश्चन यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग. अभी मैंने बोला था प्रोपोर्शनल. जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे? तो ये कांस्टेंट पता है कौन सा आता है? पिछले वाला इंटेंसिटी. यहाँ पे क्या आएगा? पिछले वाला इंटेंसिटी. करेक्ट. लेकिन I1 खुद क्या था? I0/2 cos स्क्वायर θ1. अगर और एक पोलराइजर होता तो I4 इक्वल टू I3 cos स्क्वायर θ3. बराबर, राइट. अब हमको पूछा क्या था? I3. हमको पूछा है I3, लेकिन I3 कौन है? I2 cos स्क्वायर θ2. लेकिन I2 कौन है? I2 कौन है? I1 cos स्क्वायर θ1 और इंटू cos स्क्वायर θ2. लेकिन I1 कौन है? I0/2 cos स्क्वायर θ1 इंटू cos स्क्वायर θ2. ये हो गया I3. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. अब अगर चौथा होता तो आप क्या लिखते बताएं? आप लिखते I4 इक्वल टू I3 cos स्क्वायर θ3. लेकिन I3 कौन है? I0/2 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 एंड देन cos स्क्वायर θ3. अगर पांचवा होता तो I0/2 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 cos स्क्वायर θ3 cos स्क्वायर θ4. ऐसा नीट या जेईई में एक बार क्वेश्चन आया था, 7 पोलराइजर दिए थे. तो I0/2 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 cos स्क्वायर θ3 cos स्क्वायर θ4 cos स्क्वायर θ5 cos स्क्वायर θ6. कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं. सिर्फ 7th पोलराइजर के बाहर बोला है ना, तो I7 बोला है ना, तो 6 तक जाने देना. I0/2 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 cos स्क्वायर θ3 cos स्क्वायर θ4 cos स्क्वायर θ5 cos स्क्वायर θ6. Done. This is how you are supposed to solve this question. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जब ब्रूस्टर्स लॉ हम देख रहे थे, मतलब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मैंने आपको बताया वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है नियर अबाउट 56 या फिर 57 डिग्री. अब अगला क्वेश्चन में हम वेरीफाई कर लेंगे कि वो एंगल सच में 56 या 57 डिग्री है.
For what angle of incidence will light incident on a bucket filled with liquid having refractive index 1.5 be completely polarized after reflection? तो सबसे पहले completely polarized after reflection मतलब कौन सा लॉ, कौन से लॉ में रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होता है? ब्रिस्टर्स लॉ। तो क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे? ब्रिस्टर्स लॉ। दूसरा आपको बोला है लिक्विड जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है? 1.5। मतलब बेसिकली ये ग्लास है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है ग्लास का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना होता है? 1.5। यहाँ तक क्लियर? तो आपके पास एक इंसिडेंट लाइट है, आपके पास एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, देन यू हैव रिफ्रैक्टेड बीम, एंड डेफिनेटली यू नो कि रिफ्रैक्टेड बीम इज पार्शियली पोलराइज्ड and reflected beam is plane polarized। तो plane polarized है, और वो कौन से एंगल पे होता है? आईपी पे। और आपको यही आईपी फाइंड करना है। तो हमारे पास हमको दिया क्या है? बाय द वे ये मीडियम नंबर 1 है जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1 है, क्योंकि बताया नहीं ना आपको कि बाहर क्या है, तो क्या है? एयर है। ये μ2 है जिसका क्या है? 1.5 है। तो गिवन डेटा में आपके पास μ2 और μ1 है, दैट इज 1.5 एंड 1। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है एंगल ऑफ पोलराइजेशन मतलब आईपी। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज आईपी, एंड ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि ये ब्रूस्टर्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यू विल बी यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ हियर, tan ऑफ आईपी इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है इसका। तो आईपी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1। तो IP इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5 बाय 1, करेक्ट। तो अगर आप लॉग बुक चेक करोगे नेचुरल टेंजेंट नहीं, पहली बात तो 45 से कम नहीं हो सकता ये। क्यों? क्योंकि tan ऑफ 0 0 है, tan ऑफ 45 1 है। तो tan की वैल्यू 1.5 45 के ऊपर ही होगी। ये 1.5 है, 57, okay, 57.7। एनी अदर आंसर? लॉग बुक है किसी के पास? लॉग बुक में नेचुरल टेंजेंट्स है, नेचुरल टेंजेंट्स में 1.5 कहाँ पे? चेक करो। नेचुरल टेंजेंट्स है, लॉगरिथमिक टेंजेंट्स नहीं। इफ यू सेड 57 देन पॉसिबल। हाँ 57 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 56 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स 1.5 एग्जैक्ट वैल्यू 1.5 आपकी आती है 56 डिग्रीज एंड मीन डिफरेंस माइनस करना पड़ता है ना, 56 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स के आसपास आ रहा है वो। इट इज 56 डिग्री एंड 31 मिनट के आसपास आंसर आ रहा है। तो दिस इज 56 डिग्रीज एंड लेट अस से 30 मिनट्स, 30 या 31 मिनट के आसपास आंसर आ रहा है। दिस इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 7.5 एंड 7.6 ये मैं कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी बताना पड़ेगा मुझे। तो मैं 7.6 का सिर्फ आपको आइडिया बता देता हूँ। हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो डू यू रिमेम्बर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे सेंटर पे क्या बनता है? ब्राइट फ्रिंज। अब अगर दोनों स्लिट्स में से एक स्लिट के आगे, दोनों स्लिट में से किसी भी एक स्लिट के आगे अगर मैं एक थिन फिल्म लगा दूं, थिन फिल्म मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास प्लेट लगा दिया, तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है ऊपर या नीचे। तो फिर कितना शिफ्ट होगा उस पर क्वेश्चन है। तो वो हम लोग थोड़ा थ्योरी देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, नॉट मच बट लिटिल बिट। और टेलीस्कोप, अब वेव ऑप्टिक्स में याद रखो, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप या वर्ड सुना तो आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, दैट्स इट, यही पूछ सकते हैं, बाकी पूछेंगे नहीं। और अगर आपने माइक्रोस्कोप सुना तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रहता है 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा फॉर सेल्फ लुमिनस पॉइंट सोर्सेस, या फिर लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा फॉर नॉन लुमिनस पॉइंट सोर्सेस। और रिजॉल्विंग पावर होता है इसका उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। और अगर आपने टेलीस्कोप ये वर्ड सुना तो डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई ए,
1.22 तब होता है जब एपर्चर सर्कुलर हो, लेंस का एपर्चर क्या होना चाहिए, सर्कुलर, बराबर। तो ये याद होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। और रिजॉल्विंग पावर मतलब रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और टेलीस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है वो, एंगल होता है। और टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायामीटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ डायामीटर मतलब ए, मैंने कल ही बताया ये रेलिक क्राइटेरिया d theta is the angle subtended by two sources S1 and S2। और वो जो जिस जिस लेंस पे ये दो सोर्सेस से लाइट आ रहा था, उन दो सोर्सेस में मिनिमम एंगल कितना था, d थीटा था। उस लेंस का एपर्चर क्या था, a था। तो यहाँ पे वही बोला है, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायामीटर 2.5। व्हाट इज इट्स एंगुलर रेजोल्यूशन, मतलब d थीटा पूछा है। व्हेन इट ऑब्जर्व्स एट when it observes at 5500 angstrom, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 5500 इंटू 10 raised to -8, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 55 हाँ इंटू 10 raised to -10 है। तो मुझे वो दो जीरो भी नहीं लिखने हैं, तो इसलिए ये 10 raised to -10 आएगा, इसको 10 raised to -8 कर देंगे हम, राइट। ये है गिवन डेटा। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगुलर रेजोल्यूशन, मतलब एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बता दिया इसका, ये फॉर्मूला याद है 1.22 लैम्बडा बाई ए। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डी थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू 55 इंटू 10 रेज टू -8 अपॉन ए। हाउ मच इज 8, हाउ मच इज 8, 2.5। you know 2.5 10 is 25, you know 2.5 20 is 50, you know 2.5 22 is 55, बराबर है। 22 इंटू 1.22 ये 26.84 आता है, क्योंकि 22 इंटू 1 इज 22 लॉजिकली, है ना। और 22 इंटू 0.22 कितना, और 4-5 और ऊपर मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा 26.84। तो 26.84 इंटू 10 रेज़ टू -8 रेडियन, ये आ गया आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। खत्म, डन। हो गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत है, उसको करेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मतलब माइक्रोस्कोप, क्योंकि आप डिस्टेंस टेलीस्कोप में मेजर नहीं करते हो, आप मेजर करते हो एंगल। तो मिनिमम डिस्टेंस between two objects which can be resolved by a microscope having visual angle of 30 डिग्री। वो विजुअल एंगल याद है आपको, एक एंगल था जो पॉइंट सोर्स इस पे सबटेंड करता है, याद है। ये अल्फा एंगल था और ये भी क्या था, अल्फा। तो टोटल एंगल कितना था, 2 अल्फा। तो जो अल्फा है इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, विजुअल एंगल। तो एक पॉइंट सोर्स है विच सबटेंड्स a visual angle of 30 degree when the light of wavelength 500 nanometer is used. What is the minimum distance between the two objects? What is the minimum distance between the two objects? मतलब क्या पूछा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है आपको। What is the minimum distance between two objects which can be resolved by a microscope having visual angle of? तो having visual angle of मतलब जीवन में आपको अल्फा की वैल्यू दे दी, कितनी अल्फा की वैल्यू, 30 डिग्री। When the wavelength of 500 nanometer is used, 500 into 10 raised to -9 मतलब 5 into 10 raised to -7 मीटर। आपको पूछा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे वर्ड्स कैसे यूज किए हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड मतलब पॉइंट सोर्स सेल्फ लुमिनस नहीं है। इज यूज्ड मतलब तुम लाइट उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो तब जाके दिख रहा है तुमको। मैं दिखता हूँ क्योंकि लाइट में से रिफ्लेक्ट होके आता है, राइट, सिंपल। तो इज यूज्ड मतलब वो पॉइंट सोर्स सेल्फ लुमिनस है क्या, नहीं, तो क्या है, नॉन लुमिनस है। और अगर वो नॉन लुमिनस है तो फिर फॉर्मूला क्या आना चाहिए, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, बराबर। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी सॉल्यूशन है उसमें लिखा है 1.22 लैम्बडा।
पहले वो सेल्फ लुमिनस के लिए होता है, तो वो करेक्ट नहीं है। फिर नीचे लिखा है tan अल्फा। अब देखो क्या है, अगर एंगल स्मॉल होता तो समझ भी लेते, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल हुआ तो tan अल्फा इज sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल sin अल्फा इज अल्फा एंड cos अल्फा इज 1, तो मान भी लेते कि स्मॉल एंगल के लिए sin अल्फा की जगह पे क्या लिख दिया, tan अल्फा, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री है, स्मॉल एंगल है क्या ये, नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है। तो वो टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन को मैं फॉलो नहीं करने वाला हूँ, आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला हमको कि पॉइंट सोर्स में और लेंस में कोई लिक्विड भर के रखा है, बोला है क्या? तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, म्यू कितना आएगा 1। तो म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब पॉइंट सोर्स और लेंस के बीच में जो मीडियम है उसका, तो वो कितना आएगा 1। तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा d इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 sin अल्फा। वेवलेंथ इज हाउ मच, 5 into 10 raised to -7 sin of 30 1/2, तो ये और ये हो गया कैंसर, तो 5 into 10 raised to -7 मीटर, खत्म, राइट। तो आपके जो टेक्स्ट बुक का आंसर है उसमें दिया हुआ है 5.2 into 10 raised to -7, और वो क्यों आया, वो इसके लिए आया क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या यूज किया 1.22 और साइन अल्फा की जगह पे क्या यूज किया tan अल्फा। तो हमारा आंसर भी बहुत पास में है, तो चल जाएगा। दिस इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।